बारंबार प्रणाम। मेरा नाम सूरज कुमार। यूनिफॉर्म सिविल कोड, हिंदी में सामान्य नागरिकता कानून, इस पर खूब विवाद है। आज से नहीं, कई 100 बरसों से। लेकिन इसी विवाद के रथ पर सवार बीजेपी से अपनी ताकत बना रही है। हिंदू महासभा के अस्तित्व में आने के बाद ही लगातार पार्टी समान नागरिकता कानून की मांग करती आई। सरकार पर दबाव डाला गया। ये दबाव हिंदू कोड बिल आने के बाद और ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि ऐसी कई पाबंदियां थी जो सिख, जैन, बौद्ध, हिंदुओं पर लगाई गई, लेकिन पारसी, ईसाई और मुसलमानों को इसमें रियायत दे दी गई। हिंदू महासभा ने इसे जोरों से उठाया। हिंदू महासभा समाप्त हो गई, बीजेपी अस्तित्व में आई और उसने भी इसे खूब जोर शोर से उठाया। देश में अभी बीजेपी की सरकार है और वो इसे देश स्तर पर प्रचारित कर रही है। और आज उत्तराखंड विधानसभा में समान नागरिकता बिल पेश हो गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संविधान की कॉपी लेकर विधानसभा पहुंचे। बिल पेश करने से पहले मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि जिस वक्त का लंबे समय से इंतजार था वो पल आ गया है। न केवल प्रदेश की 1.25 करोड़ जनता बल्कि पूरी देश की निगाह उत्तराखंड की ओर बनी हुई है। ये कानून महिला उत्थान को मजबूत करने का कदम है, जिसमें हर समुदाय, हर वर्ग, हर धर्म के बारे में विचार किया गया है। समान नागरिक संहिता पर ड्राफ्ट कमेटी की रिपोर्ट कुल 780 पन्नों की है। करीब 2,33,000 लोगों ने इस पर अपने विचार दिए हैं। इसे तैयार करने वाली कमेटी ने कुल 72 बैठकें की। यूसीसी के ड्राफ्ट में 400 से ज्यादा धाराएं हैं। तो अब ये जानिए कि इस पूरे बिल की मुख्य बातें कौन कौन सी है। यूसीसी विधेयक महिला के अधिकारों पर केंद्रित है। इसमें बहु विवाह पर रोक का प्रावधान है। लड़कियों की शादी की उम्र 18 बरस करने की बात की गई है और पुरुषों में ये उम्र 21 साल होगी, जो कि हर धर्म में समान होगी, हर धर्म पर लागू होगी। बिल में लिव इन रिलेशनशिप के लिए रजिस्ट्रेशन को जरूरी कर दिया गया है, यानी कि आप बिना शादी के साथ अगर किसी के साथ रह रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। कानूनी विशेषज्ञों का ये दावा है कि ऐसे रिश्तों के पंजीकरण से पुरुषों और महिलाओं दोनों को फायदा होगा, लेकिन वो फायदे कौन कौन से होंगे, इसको लेकर अभी स्पष्टीकरण नहीं दिए गए हैं। बिल में लड़कियों को भी लड़कों के बराबर ही विरासत का अधिकार देने का प्रस्ताव है। अभी तक कई धर्मों के पर्सनल लॉ में लड़कों और लड़कियों को समान विरासत का अधिकार नहीं था। हालांकि आदिवासी समुदाय को बिल में शामिल नहीं किया गया है। उत्तराखंड में 4% आदिवासी आबादी है, जिसे शामिल इसमें नहीं किया गया है। इसका एक बड़ा कारण विरोध है। उनका मानना है कि उनकी प्रथा सारे धर्मों से अलग है और उनके साथ छेड़छाड़ करना उनके अस्तित्व को खतरे में डालना होगा। यही तर्क AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का भी है। उनका कहना है कि ये कानून मुसलमानों को उनके मजहब से, विरासत से दूर कर देगा और आदिवासियों को अगर इसमें से अलग किया गया है तो ये कैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड बन जाएगा। इसके अलावा बिल में बच्चों को गोद लेने की जो प्रक्रिया है उसको भी आसान करने का प्रस्ताव रखा गया है। मुस्लिम महिलाओं को भी बच्चा गोद लेने का अधिकार देने का प्रस्ताव बिल में है, जो कि पहले नहीं था। मुस्लिम समुदाय के भीतर हलाला और इद्दत पर रोक लगाने का भी प्रस्ताव बिल में रखा गया है। इस प्रथा का काफी विरोध होता रहा है। साथ ही पति की मृत्यु पर पत्नी ने अगर दोबारा शादी की तो मुआवजे में माता पिता को भी हक होने का प्रस्ताव बिल में रखा गया है। पत्नी की मृत्यु होने पर उसके माँ बाप की जिम्मेदारी पति की होगी और यदि पति पत्नी के बीच विवाद हुआ तो बच्चों की कस्टडी दादा दादी को देने का प्रस्ताव भी यूसीसी विधेयक में रखा गया है। तो ये मुख्य बातें हैं यूसीसी को लेकर। अब यूसीसी को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं, लेकिन पूरे देश के नजरिए से। आमतौर पर किसी भी देश में 2 तरह के कानून होते हैं, क्रिमिनल कानून और सिविल कानून। क्रिमिनल कानून में चोरी, लूट, मारपीट, हत्या जैसे आपराधिक मामले की सुनवाई की जाती है। इसमें सभी धर्मों या समुदायों के लिए एक ही तरह की कोर्ट, प्रोसेस और सजा का प्रावधान होता है, यानी कि कत्ल हिंदू ने किया है या मुसलमान ने, या इस अपराध में जान गंवाने वाला हिंदू था या मुसलमान, इस बात से FIR, सुनवाई और सजा में कोई अंतर नहीं होता। सिविल कानून में सजा दिलवाने की बजाय सेटलमेंट या मुआवजे पर जोर दिया जाता है। मसलन 2 लोगों के बीच प्रॉपर्टी का विवाद हो, किसी ने आपकी मानहानि की हो, या पति पत्नी के बीच कोई मसला हो गया हो, या किसी पब्लिक प्लेस का प्रॉपर्टी विवाद हो। ऐसे मामलों में कोर्ट सेटलमेंट करवाता है और पीड़ित पक्ष को मुआवजा दिलवाता है। सिविल कानूनों में परंपरा, रीति रिवाजों और संस्कृति की खास भूमिका होती है। शादी, ब्याह और संपत्ति से जुड़ा मामला सिविल कानून के अंदर आता है।
भारत में अलग अलग धर्मों में शादी, परिवार और संपत्ति से जुड़े मामलों में रीति रिवाज, संस्कृति और परंपराओं को खास महत्व दिया जाता है। इन्हीं के आधार पर धर्म और समुदाय विशेष के लिए अलग अलग कानून भी हैं। यही वजह है कि इस तरह के कानूनों को हम पर्सनल लॉ कहते हैं। जैसे मुस्लिमों में शादी और संपत्ति का बंटवारा मुस्लिम पर्सनल लॉ के जरिए होता है, वहीं हिंदुओं की शादी हिंदू मैरिज एक्ट के जरिए करवाई जाती है। इसी तरह ईसाई और सिखों के लिए भी अलग अलग पर्सनल लॉ हैं। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए पर्सनल लॉ को खत्म करके सभी के लिए एक जैसे कानून बनाए जाने की मांग की जा रही है। यानी भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए निजी मामलों में भी एक समान कानून, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का क्यों ना हो। जैसे पर्सनल लॉ के तहत मुस्लिम पुरुष 4 शादी कर सकते हैं, लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट के तहत पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी करना अपराध है। और यही बात उत्तराखंड यूसीसी भी कहता है। अब ये जानिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा सबसे पहले उठा कब। तो ये बात 1765 की है। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के रेवेन्यू राइट्स मिल गए थे। इससे सिविल मामलों का पूरा न्याय प्रशासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आ गया। वॉरेन हस्टिंग ने 1772 में जनरल गवर्नर बनते ही नया जुडिशियल प्लान और कोच बनाने शुरू कर दिए। अंग्रेजों ने दावा किया कि अब हिंदुस्तानियों के बीच जो भी विवाद होंगे उसका समाधान हम करेंगे। अब सवाल उठा कि फैसलों का आधार क्या होगा। अंग्रेजों ने यह तय किया कि क्रिमिनल मामले फिलहाल शरीयत के आधार पर ही तय होंगे। सिविल मामलों को निपटाने के लिए अलग अलग धर्मों के लीडर्स का सहारा लिया जाएगा। अगर हिंदू और मुस्लिम का आपस में झगड़ा हुआ तो डिफेंडेंट यानी कि जिस पर आरोप लगा है वो जिस धर्म का है उसके मुताबिक तय होगा। लेकिन धर्म एक होने के बावजूद लोगों के रीति रिवाजों में बड़ा फर्क था। इससे अंग्रेज कंफ्यूज होते थे। 18वीं सदी जाते जाते अंग्रेजों ने हिंदुओं और मुस्लिम लॉ का कोडिफिकेशन शुरू किया। इसके लिए मुस्लिमों और हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथों के ट्रांसलेशन का प्रोजेक्ट शुरू किया गया। इस्लाम के लिए अंग्रेजों ने हनफी कानून की किताब अल हिदाया का ट्रांसलेशन करवाया। इसी तरह हिंदू लॉ के लिए हिंदू स्मृति और वेदों का ट्रांसलेशन करवाया गया। ट्रांसलेटर जो थे उनका नाम था चार्ल्स हैमिल्टन। उन्हें अरबी नहीं आती थी, इसलिए पहले अरबी का फारसी में अनुवाद कराया गया, फिर फारसी से अंग्रेजी में। 1828 में लॉर्ड विलियम्स बेंटिक गवर्नर जनरल बन गए। उस वक्त भारत में सती प्रथा का चलन था, जिसमें पति की मौत के बाद विधवा को पति की चिता में जलना होता था। राजा राम मोहन राय जैसे कुछ समाज सुधारक इसे रोकने का तब प्रयास कर रहे थे। 1834 में भारत में पहला लॉ कमीशन बनाया गया। इसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। मैकाले ने आईपीसी का पहला ड्राफ्ट बनाया। इसके अलावा उन्होंने पूरे देश के लिए एक जैसे कानून का सुझाव दिया। लेकिन 1835 में जब ब्रिटिश सरकार ने एक रिपोर्ट पेश की तो इसमें क्राइम, एविडेंस और कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर देश भर में एक समान कानून बनाने की बात कही गई। 1840 में इसे लागू भी किया गया, लेकिन धर्म के आधार पर हिंदुओं और मुसलमानों के पर्सनल लॉ को इससे अलग रख दिया गया, किनारे रखा गया। बस यहीं से यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग की जाने लगी। 1853 में एक और चार्टर एक्ट आया और दूसरा लॉ कमीशन बना। इस लॉ कमीशन के अध्यक्ष थे सर जॉन रोमिली। उन्होंने सीपीसी यानी कि सिविल कानून लागू करने की जो प्रक्रिया होती है उससे जुड़े नियम, सीआरपीसी यानी कि सजा देने का जो प्रोसेस होता है और उससे जुड़े जो नियम होते हैं, और आईपीसी यानी किस अपराध के लिए क्या सजा हो, इससे जुड़े नियम के ड्राफ्ट तैयार किए। 1861 में तीसरा लॉ कमीशन बना। इसने इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और द ओथ एक्ट बनाए। इन कानूनों के आने के बाद 1873 तक भारत में क्रिमिनल लॉ का कोडिफिकेशन लगभग पूरा हो गया था। 1941 में बीएन राव कमेटी बनी। इसमें हिंदुओं के लिए कॉमन सिविल कोड बनाने की बात कही गई। 1948 में पहली बार संविधान सभा के सामने हिंदू कोड बिल पेश किया गया। इसका मकसद हिंदू महिलाओं को बाल विवाह, सती प्रथा, घूंघट प्रथा जैसे रूढ़िवादी प्रथाओं से मुक्ति दिलाना था। जनसंघ नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी, करपात्री महाराज समेत कई नेताओं ने तब इसका विरोध किया। नतीजतन उस वक्त कोई फैसला नहीं हुआ, लेकिन अगस्त 1951 को भीमराव अंबेडकर ने पत्र लिखकर नेहरू पर दबाव बनाया तो नेहरू इसके लिए तैयार हो गए। हालांकि राजेंद्र प्रसाद समेत पार्टी के आधे से ज्यादा सांसदों ने उनका विरोध किया। विरोध के आगे नेहरू को झुकना पड़ा और 1955 और 1956 में नेहरू ने इस कानून को 4 हिस्सों में बांटकर संसद में पास करा दिया गया।
अब यूसीसी जिसे देश भर में लागू किया जा सकता है उसे 3 तरह से लाया जा सकता है। पहला, नया कानून बनाकर, दूसरा, कानून में सुधार करके और तीसरा, कानूनों का आपस में तालमेल बढ़ाकर। एक्सपर्ट्स ये बताते हैं कि सबसे अच्छा तरीका है कि इसे एक साथ नहीं, किश्तों में लाया जाए। 21वें विधि आयोग ने भी ऐसी ही सिफारिश की थी। यूसीसी पर एक्सट्रीम पोजीशन लेना गलत है, ऐसा एक्सपर्ट्स बताते हैं। यूसीसी के विरोधी बोलते हैं कि इसे बनाने से पहले सभी की सहमति हो। ये पिछले 75 सालों में नहीं बनी और आगे भी बनना मुश्किल है। यूसीसी के कट्टर समर्थक कहते हैं कि सब कुछ एक जैसा हो जाना चाहिए, लेकिन साहब, जिस देश में कोस कोस में पानी बदले 4 कोस में वाणी, वहां सब कुछ एक जैसा कैसे हो पाएगा, वो भी इतनी आसानी तरीके से। इसलिए यूसीसी में रीति रिवाजों और परंपराओं का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। किस समाज में किस तरह की और कैसे कैसे रीति रिवाज हैं, इसका कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। सरकार को भी इस बारे में नहीं पता है। हिंदू समाज में ही कहीं सप्तपदी होती है, यानी कि कहीं 5 फेरे होते हैं और कहीं सिर्फ मालाओं की अदला बदली से ही शादी हो जाती है। यूसीसी में रीति रिवाजों को ध्यान में रखना चाहिए, इस तरह के रीति रिवाजों को खास करके। जो यूनिफॉर्म सिविल कोड आए तो उसमें बहुत बेसिक ज़रूरतें होनी चाहिए, जैसे सभी शादियों का रजिस्ट्रेशन हो, क्योंकि हिंदू लॉ से भी हुई ज़्यादातर शादियों का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया जाता। आप अपने घर में ही देख लें, शायद ही किसी का रजिस्ट्रेशन हुआ होगा। आदिवासी समुदाय को इसमें शामिल ना करने की बड़ी वजह यह है कि ऐसे कई कबीले हैं जहां पति ससुराल जाता है, पत्नी ससुराल नहीं आती है। तो अगर यूसीसी उन पर लागू होता है तो उनके रिवाज भी इससे प्रभावित होंगे। सिखों में भी ऐसे ही कई रिवाज हैं जो यूसीसी के आने के बाद प्रभावित हो सकते हैं। तो अगर सरकार देश भर में, सिर्फ उत्तराखंड में नहीं, देश भर में अगर यूसीसी लाने का सोच रही है तो इन बातों पर उसे ध्यान देना होगा और इस पर उसे रियायत देनी ही होगी। तो उत्तराखंड यूसीसी बिल के बहाने हमने ये कोशिश की कि आपको यूसीसी के इतिहास से लेकर इसके इम्प्लीमेंटेशन तक के ज्ञान को साझा करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा, शेयर कीजिएगा और खबरों के लिए देखते रहिए TV9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।